श्रीनगर की पीर पंजाल माउंटेन रेंज के आखिर में एक खाई मौजूद है। इस पथरीली खाई को यहाँ के रहायशी लोग हस्तीवंज या हस्तीवातार के नाम से जानते हैं। हस्तीवंज का मतलब वो जगह जहाँ बहुत से हाथी मारे गए थे। आज से 1500 साल पहले एक बादशाह अपनी फौज लेकर इसी पीर पंजाल पहाड़ी को पार कर रहा था। उसी दौरान एक दिन उसने अचानक से सुना कि एक हाथी जोर जोर से चिल्ला रहा है। करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो हाथी एक ऊंची चट्टान से नीचे खाई में गिर पड़ा था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। मगर सामने खड़ा बादशाह इतना जालिम था कि उसे हाथी की चीखें सुनकर मजा आने लगा। उसे इस चीज़ में इतनी लज्जत महसूस हुई कि उसने अपनी फौज में से 100 हाथियों को इसी चट्टानी खाई में धकेलने का हुक्म दे दिया और फिर ठीक ऐसा ही किया गया। इस किस्से को मशहूर इतिहासकार कल्हण ने अपनी किताब राजतरंगिणी में लिखा है, जो 12वीं सदी में लिखी गई थी। हाथियों को मरवाने वाले इस बादशाह का नाम मिहिर कुल था। ये एक हूण राजा था। ये इतना भयानक और जालिम बादशाह था कि किसी जगह पहुंचने से पहले लोगों को इसके आने की खबर उन गिद्धों और कौओं से मिल जाती थी जो उसकी फौज के आगे आगे उड़ते रहते थे, ताकि उसके द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को नोच नोच कर खा सके। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हूणों के भारत पर किए गए हमलों के बारे में जानेंगे। ईसा पूर्व से पहले ही भारत पर बाहरी हमले हो रहे थे। पहले सिकंदर का हमला, फिर ग्रीक्स का हमला, फिर शक, कुषाण और फिर आए यही हूण राजा। हूणों के भारत पर हमला करने का वक्त था 2री से 6ठी सदी के बीच का वक्त। कौन थे ये हूण? शक, कुषाण और हूण ये सब मध्य एशिया के मैदानों में बसने वाले खानाबदोश कबीले हुआ करते थे, यानी आज के मॉडर्न सेंट्रल एशिया के लंबे चौड़े मैदानों में रहने वाले कबीले के लोग। इनको चीन के लोग बारबरियंस यानी जंगली कहते थे। ये खुले मैदानों में अपने जानवर चराते रहते थे, लेकिन अपनी तादाद के बढ़ते इन कबीलों में से कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, जबकि कुछ लोग चीन और हिंदुस्तान की तरफ आ गए। भारत की तरफ ये लोग सबसे पहले तारिंग घाटी यानी आज के शीजंग प्रांत के इलाके से होकर गांधार और फिर पीर पंजाल पार करके भारत में दाखिल हुआ करते थे। ये लोग भारत क्यों आते थे? भारत हरा भरा देश था। घास के मैदान, नदियाँ, फल फूल वाले इलाके और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मौसम इन लोगों को बहुत रास आया था। इनके अपने इलाके यानी सेंट्रल एशिया में उस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था, जबकि भारत में 3 मौसमों में अलग अलग खेतियाँ की जा सकती थी और हर मौसम में इंसान आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था। हज़रत ईसा के बाद 1ली सदी से 6ठी सदी के बीच के अरसे में ये पूरा इलाका उतार चढ़ाव का शिकार रहा, जहाँ पहले शक, फिर कुषाण और फिर हूण लोगों का राज चलता रहा। भारत में सबसे पहले आने वाले हूण किदाराइट हूण कहलाए जाते थे। ये हूण एक तरह की कौम नहीं थी, बल्कि इनमें भी हूणों की अलग अलग किस्में थी। ये किदाराइट हूण जब भारत को इन्वेड कर रहे थे, उसी दौर में अतीला नाम की हूणों की एक और किस्म यूरोप पर हमला कर रही थी। यूरोप के इतिहासकार आज भी अतीला हूणों को ऊपर वाले का अजाब मानते हैं, क्योंकि अतीला बहुत जालिम था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद कर देता था। यही सब चीज़ें किदाराइट हूणों ने भारत में भी अंजाम दी। अब इन किदाराइट हूणों के बाद हेथेलाइट हूणों की एक किस्म भी भारत में आई, फिर एल्कन हूण आए और आखिर में नेज़क हूण भारत में आए। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में हूणों का अलग अलग तरीके से जिक्र मिलता है। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने अपनी किताब बृहद संहिता में श्वेत हूणों के बारे में बताया है। उन्होंने उत्तर भारत में हर्रा हूणों के बारे में भी लिखा, यानी इससे पता चलता है कि एक ही वक्त में हूणों के अलग अलग कबीले भारत में बसे थे। इतना ही नहीं, इन हूणों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। दुर्योधन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से लौटते हुए कहता है कि युधिष्ठिर के शाही दरवाजे पर हूण और बाकी कबीले के लोग खड़े थे, जो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। पांडवों में से नकुल ने एक हूण राज्य को बाद में जीता था। ये बात भी महाभारत में मिलती है। अब सवाल ये है कि हूणों ने भारत पर हमला कैसे किया था? सबसे पहले आए किदाराइट हूण। इनको ये नाम मिला था उनके राजा केदार से। ये कबीला साइबेरिया के मैदानों से गांधार होते हुए भारत पहुंचा। ये बात चीन की एक किताब वो में मिलती है, जिसके हिसाब से एक दूसरे कबीले के साथ अनबन की वजह से किदाराइट हूण अफगानिस्तान की तरफ चले आए। यहाँ पर इनके राजा केदार ने अपनी फौज मजबूत की और हिंदू कुश माउंटेन को पार करके उत्तर भारत पर हमला कर दिया।
ये किदाराइट हूण गांधार के साथ साथ उत्तर भारत के 5 अलग अलग राज्यों पर कब्जा रखते थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिले एक स्तंभ पर हूणों के पहले हमले का जिक्र मिलता है। ये स्तंभ गुप्त काल का है, जिसे सम्राट स्कंद गुप्त के समय में लगाया गया था, यानी 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच के अरसे में। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ में मिला एक शिलालेख इस बात को कंफर्म करता है कि राजा स्कंदगुप्त ने हूणों के साथ लड़ाई की थी। खैर, किदाराइट हूणों के बाद भारत में जो अगले हूण आए वो थे एल्कन हूण। महान कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने अपनी किताब राजतरंगिणी में बताया है कि एल्कन हूण लोगों का तुंजिना नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ सेन तुंजिना से भी पहचाना जाता था। दोस्तों, इसी श्रेष्ठ सेन तुंजिना ने उत्तर भारत में हूणों का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तुंजिना के बाद एल्कन हूणों का अगला राजा बना तोरमाण। इस तोरमाण के वक्त में यानी 5वीं सदी में उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसका सबूत मिलता है मध्य प्रदेश के विदिशा में मिले एक शिलालेख से, जिसमें तोरमाण को महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया है। साल 1974 में गुजरात के दाहोद जिले में मिली तांबे की कुछ प्लेट्स में ये लिखा हुआ है कि राजा तोरमाण ने गुजरात और मालवा को कैसे जीता था। तोरमाण के बाद हूणों का राजा बना था मेहरकुल, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। जी हाँ, वही हाथियों को मरवाने वाला राजा। ये मेहरकुल तोरमाण का बेटा था, जिसे हूणों का अब तक का सबसे ताकतवर राजा माना गया। मेहरकुल के बारे में लिखा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म किए और बहुत ज्यादा लूटमार की। चीनी मुसाफिर संगयुन मेहरकुल के दरबार में भी गया था। संगयुन ने लिखा कि मेहरकुल के पास हाथियों की फौज थी। उसके पास 700 हाथी थे। हर हाथी पर 10 सिपाही सवार हो जाते थे, जिनके पास तलवारें और भाले होते थे। यहाँ तक कि हाथियों की सूंड भी नुकीले हथियारों से लैस कर दी जाती थी, ताकि वो हाथी सामने आ रहे दुश्मनों पर उससे वार कर सके। ऐसा करने की बाकायदा उन हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कल्हण ने अपनी किताब राजतरंगिणी में लिखा है कि राजा मेहरकुल ने श्रीलंका, तमिलनाडु और कर्नाटका इन सभी राज्यों को जीत लिया था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकारों के हिसाब से मेहरकुल का राजपाट सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित था। खैर, एक सवाल ये उठता है कि भारत के राजाओं ने क्या हूणों को रोकने की कोशिश नहीं की थी? सो इसका जवाब है हाँ। हूण जब भारत में आए तो उस वक्त भारत में गुप्त वंश के राजाओं का राज था। भारत में उस वक्त सबसे बड़ी ताकत गुप्त वंश ही था, लेकिन हूणों के हमलों की वजह से गुप्त वंश का राजपाट सिकुड़ने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब गुप्त वंश हूणों को टैक्स तक देने लगे, लेकिन फिर 6ठी शताब्दी में हूणों को पहली बार हार का सामना भी करना पड़ा। दरअसल 6ठी शताब्दी में मालवा के एक इलाके में ओलिकारा नाम का एक राजपाट था। इनके राजा प्रकाश धर्मन ने हूणों के राजा तोरमाण को एक लड़ाई में हरा दिया और हूणों को पंजाब के इलाकों तक महदूद कर दिया। लेकिन तोरमाण का बेटा मेहरकुल एक बार फिर मजबूत फौज के साथ वापस लौटा और 530 ईस्वी में मेहरकुल का सामना हुआ प्रकाश धर्मन के बेटे यशोधर्मन से। यानी पहले बाप लड़े, फिर उनके बेटे आपस में लड़े। इस युद्ध में यशोधर्मन का गुप्त वंश के एक राजा नरसिंह गुप्त ने बहुत साथ दिया। नरसिंह गुप्त और यशोधर्मन के सामने हूण राजा मेहरकुल की हार का जिक्र चीनी मुसाफिर ह्यूएन सांग ने भी किया है। ह्यूएन सांग ने लिखा है कि मेहरकुल ने अपने हूणों के साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की, लेकिन इसी के बाद उसके खात्मे की शुरुआत होने लगी। 528 से 532 ईस्वी के आसपास, यानी आज से तकरीबन 1500 साल पहले के आसपास हूणों और भारतीय राजाओं के बीच में खतरनाक लड़ाई हुई, जिसे सौंदनी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मेहरकुल की हार हो गई और उसे पीछे हटना पड़ा। ह्यूएन सांग के हिसाब से इसके बाद मेहरकुल ने कश्मीर पर राज किया, लेकिन वहां भी वो ज्यादा वक्त तक राज नहीं कर पाया। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण लिखते हैं कि जिसके आने से जमीन कांप उठती थी, जिससे पहले गिद्ध और कौवे पहुंच जाते थे, उस मेहरकुल का जिस्म अनेक बीमारियों का शिकार होता गया और उसने खुद को आग के शोलों में जलाकर खत्म कर दिया। मेहरकुल के बारे में एक और दिलचस्प बात ये कि वो था भले ही हूण, लेकिन उसने खुद को भारत के रिचुअल्स के हिसाब से यहाँ की परंपराओं के हिसाब से डाल लिया था। मेहरकुल ने शैव परंपरा को बढ़ावा दिया।
कल्हण के हिसाब से उसने श्रीनगर में महेश्वर नाम का एक शिव मंदिर भी बनवाया था। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में हिंदू धर्म के देवता शिव की सवारी यानी नंदी की छाप बनी होती थी। भले ही मिहिरकुल ने शैव संप्रदाय को बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिहिरकुल को बहुत ज्यादा कोसते हैं। इनके हिसाब से उसने बौद्धों पर बहुत जुल्म किए, उनके मठ तोड़े, बहुत से बुद्धों को मौत के घाट उतारा। अब मिहिरकुल के बाद होणों का क्या हुआ? कल्हण के हिसाब से मिहिरकुल के बाद राजा बना था प्रवरसेन, जो मिहिरकुल का छोटा भाई था। दरअसल मिहिरकुल के जीते जी ही उसके डर की वजह से प्रवरसेन की मां अंजना ने छोटे बेटे प्रवरसेन को एक कुम्हार के घर में छुपा कर रखा था कि कहीं बड़ा भाई मिहिरकुल अपने छोटे भाई प्रवरसेन को तख्तोताज की वजह से मौत के घाट न उतार दे। अब जैसे ही मिहिरकुल की मौत हुई, वैसे ही प्रवरसेन कुमार के घर से निकले और हूणों के तख्तोताज पर कब्जा जमा लिया। प्रवरसेन के बारे में कल्हण ने लिखा है कि वो मिहिरकुल जैसा जालिम इंसान बिल्कुल नहीं था। उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सी चीजें बनवाई और प्रवरसेनपुर नाम का एक शहर भी बसाया। कई इतिहासकारों के हिसाब से प्रवरसेनपुर ही आज का श्रीनगर हो सकता है। अब प्रवरसेन के बाद हूणों का क्या हुआ? लंबे समय तक इतिहासकार मानते रहे कि प्रवरसेन हूणों का आखिरी राजा था, लेकिन साल 1956 में हुई एक खोज से एक नई कहानी सामने आई। दरअसल साल 1956 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया, यानी अफगानिस्तान के काबुल में। यहाँ पीर रतन नाथ दरगाह के पास इनको हिंदू देवता गणेश की एक मूर्ति मिल गई। लाइव हिस्ट्री के एक आर्टिकल में अशोक चौहान लिखते हैं कि ये मूर्ति काबुल से 70 किलोमीटर दूर गर्देज नाम की जगह से लाई गई थी, जिसके नीचे एक अभिलेख लिखा हुआ था। इसी अभिलेख के हिसाब से गणेश की ये मूर्ति महाराजा धीराज शाही खिंगाला ने बनवाई थी। थोड़ा और रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि ये खिंगाला हूणों का राजा था और प्रवरसेन का पोता था। खिंगाला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से खिंगाला ने अफगानिस्तान में बागियान तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसके बाद उसका बेटा युधिष्ठिर राजा बना, जो हूणों का आखिरी राजा था। युधिष्ठिर को हराने वाले राजा का नाम प्रतापदित्य था, जिसने कारकोटा वंश की बुनियाद रखी। आखिरी राजा युधिष्ठिर की हार के साथ ही हूणों का राजपाट पूरी तरह खत्म हो गया। भारत में दूसरी सदी से राजपाट करने वाले हूणों का 677 ईस्वी में राजपाट खत्म हो जाता है। इसके बाद भी हूण हिंदुस्तान में रहे, लेकिन राजपाट करने नहीं, बल्कि आम लोगों की तरह। खैर, हूणों का ये इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताइए।